तो देखो बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे जाते जाते, मतलब लेक्चर खत्म करते करते, और मैंने उसमें जो एम्फीप्रोटिक वाला जो मॉलिक्यूल था उसका कहा था कि उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन आप लोग ट्राई करना। तो अभी चलो मैं उसका पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन बताता हूँ, फिर आगे एक और मॉलिक्यूल देखेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे बफर सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या है। तो हम लोगों के पास क्या था भाई, पीएच हेडिंग लिखते हैं, पीएच कैलकुलेशन फॉर एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोगों को पीएच कैलकुलेट करना है किसके लिए, एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, इसके लिए पीएच कैलकुलेट करना है ये। तो देखते हैं क्या हो सकता है ये। तो देखो, एम्फीप्रोटिक मतलब कि जैसे SCO3 माइनस, या इसको लिख सकते कुछ भी NaSCO3। Na का कोई लेना देना ही नहीं है, Na कुछ नहीं करता। मेनली ये मॉलिक्यूल पे आते हैं, ये H दे सकता है और H ले सकता है। जो मॉलिक्यूल दोनों काम कर सकते हैं, विच कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, या जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं एसिड सॉल्ट भी, तो इट इज नोन एज एम्फीप्रोटिक। ठीक है, देखते क्या होगा ये। तो देखो SCO3 माइनस जो है ये H प्लस दे सकता है और इससे बना लेगा CO3 2 माइनस। ठीक है, तो ये पता ही होता है। अरे जब पहला H देता है तो Ka1 डिसोसिएशन कांस्टेंट 1, और जब दूसरा H देगा तो ये कहलाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट 2। ठीक है, ये अब देखो है क्या। दूसरा इसमें यह हो सकता था कि इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए। अरे क्या हो सकता है, इससे या तो बेस बन जाए या फिर इससे एसिड बन जाए। अरे दो ही काम कर सकता है, या तो H निकाल दिया फिर H ले ले, H लेने को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या बनेगा, H2CO3 प्लस OH माइनस, और ये होगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये देखो हाइड्रोलिसिस की वैल्यू क्या होगी, ये इस रिएक्शन का होगा KW/Ka1। अरे ऑलरेडी कई बार डेरिवेशन दिखा रखे हैं मतलब लास्ट लेक्चर में, तो ये आपको पता चली गया होगा, ये KH1 ये होगा। अब दोनों एक्चुअल में रिएक्शन में एक पॉइंट एज्यूम किया जाता है, जो मतलब नॉर्मली काफी हद तक सही होता है, कि दोनों रिएक्शन का जो एक्सटेंट होगा, मतलब वो कितना कंप्लीट हुआ, वो नियरली सेम होता है। मतलब कि अगर सपोज करो, मतलब अगर इसका अल्फा सपोज करते 0.2 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये भी नियरली 0.2। तो ये एज्यूम करते कि दोनों रिएक्शन नियरली सेम होता है। ठीक है, तो ये चीज एज्यूम किया, और वैसे वो फैक्ट होता है कि दोनों नियरली सेम होता है। तो ये एक पॉइंट को एज्यूम करना है कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्सटेंट ऑफ completion of both reaction is same। ठीक है, ये एज्यूम किया है। एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बोथ रिएक्शन इज सेम, तो दोनों रिएक्शन को मान के चलते सेम है। तो इसका मतलब ये है, देखो आप पहले समझो कि मतलब ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अगर दोनों सेम है, मतलब ये और ये इक्वल बनेगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में ये जो CO3 2 माइनस बनेगा और ये जो H2CO3 बनेगा, दोनों सेम होगा। मतलब इस रिएक्शन में ये जो कार्बोनेट आयन बनेगा और ये जो कार्बोनिक एसिड बनेगा, दोनों सेम होगा ये। ठीक है, तो ये आपको सेम मान के चलना है। ठीक है, ये अब हम लोग मतलब इसको वही लिख देते हैं भाई, मतलब वही इसका पीएच लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होगा, Ka2 लिखते हैं आराम से। ठीक है, ये होगा। अब इसके लिए लिखते हैं ये KH होगा। ठीक है, ये तो देखो क्या होगा, KH is equal to KW/Ka1 and this will be
ठीक है ये। और जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग वाटर को नहीं लिखते स्टार्टिंग से ही, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नियरली सेम रहता है, ठीक है ये, तो उसको नियरली सेम मान के चलते हैं, ठीक है ये। अब देखो एक काम करते हैं कि इसको पलट लेते हैं, अरे पूरा पलट लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एंड नीचे वाले को भी करते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। हमने ये पहले से assume किया कि दोनों रिएक्शन का एक्सटेंट सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होगी, तो इससे ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, H प्लस अपॉन OH माइनस, ठीक है। तो OH माइनस की जगह हम लोग लिख सकते हैं KW बाई H प्लस। देखो क्या हो सकता है, ये लिख सकते हैं। अरे H प्लस इंटू OH माइनस KW होता है, ये तो पूरे चैप्टर का यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर OH माइनस का जो KW बाई H प्लस, तो देखो इससे ये कट जाएगा और इससे आएगा KA2 KA1 इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर, या फिर इससे जो H प्लस जो आएगा वो होगा अंडर रूट टाइम KA1 एंड KA2, दोनों साइड माइनस लॉग ले लो, फिर आ जाएगा आंसर। तो ये इसका देखो पीएच का आ गया फॉर्मूला, ठीक है ये। तो ये पूरा डिराइव हो गया और ये इसका आ गया फॉर्मूला। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये डेरिवेशन पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो है क्या एक्चुअल में, हम लोग इससे मिलता जुलता एक मॉलिक्यूल और देख लेते हैं। एक वीक एसिड, बहुत फेमस वीक एसिड H3PO4, सबको पता ही है, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये जब पहला H प्लस देता है उसको बोलते हैं Ka1, तो ये क्या बनेगा H2PO4 माइनस। ये भी लगा हो सकता है, ये फिर इसके साथ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का कटायन भी लगा हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कटायन, पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कटायन क्या होता है, स्पेक्टेटर आयन, कुछ वैसे भी नहीं करता है। इससे अगर वो सेकेंड H मतलब निकला बाहर, दिस विल बी HPO4 2 माइनस, या फिर ये हो सकता है Na2HPO4, ठीक है ये। और अगर ये फिर से H निकला तो ये आपके पास होगा इसमें Na3PO4, ठीक है ये।
तो ये आपके पास सीक्वेंस में हो सकते हैं। अब समझो क्या है, अगर कोई आपसे इसका पीएच पूछे, मान लो H3PO4 का पीएच पूछे, तो उससे रिलेटेड के क्या है, ये वाला, ठीक है। ये तो वही जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था, तो यहाँ पे H प्लस जो होगा, मैंने आप लोगों को बोला यही याद करने के लिए, क्या होता है √KA1 × C मतलब इसका जो कंसंट्रेशन रहेगा, या फिर इसमें जो पीएच होगा वो होगा, क्या होगा 1/2 PK मतलब PK1 माइनस log C, ठीक है। ये PK1 माइनस log C, ठीक, ये इसका पहले वाला आंसर होगा। अगर कोई इसका पूछता है, इसका, तो ये दोनों का एवरेज, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा PK1 प्लस PK2/2, ठीक है। इसका पूछता है तो ये होगा। अगर कोई इसका पूछता है, किसका, इसका, देखो जिसका पूछा उसके आगे पीछे, जिसका पूछा उसके आगे पीछे वाले के एवरेज, ठीक है। इसका पूछा है तो इसका, क्योंकि ये भी एम्फीप्रोडिक है, H ले भी सकता है, H दे भी सकता है। ये भी एम्फीप्रोडिक, H ले भी सकता है, H दे भी सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। तो अगर इसका पूछे तो इसका आगे पीछे वाले का एवरेज, तो ये होगा। और अगर इसका पूछा है तो ये तो सॉल्ट है, ये बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे करते हैं। तो इसका क्या होगा, दिस विल बी 1/2 14 प्लस PKA3 प्लस log C। C क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस आयन, एंड C क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड। तो ये हो गए इसके फॉर्मूला, समझ में आ गया। इसके लिए ये और इसके लिए ये, इनके लिए एवरेज, ठीक है, आगे पीछे वाले का एवरेज, इनको बोलते हैं एम्फीप्रोडिक, ठीक है। ये तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये और देखो इसमें क्या है कि ये क्या है, एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या है आपके पास, ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। ये तो अगर इसको कुछ करना है तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, लास्ट वाले में बस सारा फोकस करना होता है। तो क्या होगा फॉर्मूला, pH इक्वल टू 1/2 तो ये 14 ही आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका pH होगा, ठीक है। ये एक चलो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग सा।
Ka1 and Ka2 of H2CO3 are 10 to the power minus 5 and 10 to the power minus 10 respectively। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए तो इनमें सबसे पहले रिएक्शन को चेक करना पड़ेगा, रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखो सबसे पहले ये समझो, देखो H2CO3 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या है कि एक भी हाइड्रोजन नहीं, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इनमें क्या होगा, आपस में रिएक्शन हो जाएगा एक्चुअल में, ये पूरा रिएक्शन एक्चुअल में होगा और इससे बन सकता है 2 टाइम NaHCO3। देखो आप देखो ये पूरा बैलेंस होगा, तो इस तरीके से रिएक्शन हो सकता है। ये H दे दे और ये इधर सोडियम ट्रांसफर कर दे, तो होता क्या कि अगर आप ऐसे दो चीज़ों को मिलाते हो तो आपस में वो मिक्स होकर बीच का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। ये H को दे सकते हैं, ये H को ले सकता है, अब ये मॉलिक्यूल बन गया, अब सिर्फ यही बचा तो ये कुछ नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि कौन H देगा कौन H लेगा। अब देखो समझो, इसका मोल क्या है, वही मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, एक्चुअल में मिली मोल होगा ये, तो ये आपके पास आएगा 1 और ये भी क्या होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये भी आ रहा है 1, तो दोनों का अमाउंट देखो सेम है, ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 2 मिलीमोल। ठीक है, अब देखो ये समझो कि सिर्फ ये बनना है, सिर्फ ये, और वो भी खत्म हो गया है, और क्योंकि दोनों का मोल सेम है, ये एक H देगा ये एक H लेगा, इक्वल अमाउंट है, दोनों खत्म हो गए। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये बचेगा, तो इसमें नीचे लिखो, देखो आफ्टर द रिएक्शन ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेफ्ट, तो क्या बचा, सिर्फ NaHCO3 बचा। और अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है तो इसका जो pH होगा वो होगा pK1 प्लस pK2/2, तो फिर इसका pH 5 प्लस 10/2 दैट इज 15/2 दैट इज 7.5, तो ये इसका pH होगा। तो ऐसे केसेस में इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों का सॉल्व का सारा केस हो चुका है, और ये जो हम लोग एम्फीप्रोटी के केसेस कर रहे हैं, इन केसेस पे आगे भी आएंगे एक बार बफर सॉल्यूशन के बाद, क्योंकि बफर सॉल्यूशन के अभी तक तो पता ही नहीं चला, उसके बाद फिर से आएंगे। तो बफर सॉल्यूशन करने के पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ या एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, इसको पहले ध्यान रखना है। तो ये क्या आपके पास लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मतलब कि बेस का कॉन्जुगेट एसिड या एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बात एक ही रहेगी। ठीक है, एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड। तो इसको देखो समझते कि क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो क्या है, एक एसिड लेते हैं HA, तो बनेगा H प्लस एंड A माइनस। ठीक है, ये एक एसिड हमने लिया है, तो इस एसिड का हम लोग Ka डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये Ka एसिड का बेस बनना है, तो बेस क्या होगा, बेस का एक काम होता है H प्लस को लेना भी, तो वो वाटर से H प्लस लेके ये रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा तो देखो OH माइनस रिलीज हो रहा है। आप कहने के ये कह सकते हैं कि H प्लस गेन कर रहा है, या फिर इन द एंड OH माइनस रिलीज कर, OH माइनस देने वाला, अरे कुछ भी हुआ निकलता रहा ना OH माइनस, OH माइनस देने वाला क्या होगा, बेस कहलाएगा। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये तो इसके लिए क्या डिफाइंड होगा, इसके लिए डिफाइंड होगा Kb। ठीक है, ये होगा Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड करेंगे तो ये होगा आपके पास। ठीक है, देखो ये रिएक्शन, अरे ये रिएक्शन तो इस चैप्टर का मतलब मेन रिएक्शन है, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ओरिजिन हुआ। तो ये रिएक्शन दिखते ही आपको क्या दिखना चाहिए, KW। तो KW क्या होगा, Ka ऑफ एसिड, और ये क्या होगा, Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब देखो है क्या,
इसका मतलब के ए जो एसिड है वो मतलब के ए ऑफ एसिड, और ये ध्यान रखना उसी का कॉन्जुगेट बेस लेना, ऐसे नहीं कि किसी के लिए भी ट्रू है, ये फॉर्मूला सबके लिए ट्रू नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ट्रू है। या तो एसिड और इसका बोलेंगे उसका केबी जो है कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 10⁻⁻⁴। ठीक है ये, या इसमें बोल सकते हैं ये कि पी के ए जो होगा, पी के ए ऑफ एसिड एंड पी के बी ऑफ बेस इज इक्वल टू 14। तो ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओनली फॉर बोला है, ऐसा है कि नहीं कि किसी भी एसिड किसी भी बेस में अप्लाई कर देना भाई, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर पे अप्लाई होगा, किसी और बेस को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो इसमें एक बात को समझते हैं, देखो एसिड का जो के ए है और जो बेस का जो के बी है, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फॉर्मूला है तो ये ध्यान रखना सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला कहीं और अप्लाई मत करना, सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे। ठीक है, तो मतलब उनके पी के ए और पी के बी का सम ऑलवेज 14 होगा। अब इसमें एक बात समझो, देखो के ए और के बी का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻14 होता है। देखो के का मतलब होता है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो वो रिएक्शन उतना ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड करता है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा आपका हाई होगा। तो अगर किसी एसिड को कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग मतलब कि दोनों में से H+ ज़्यादा कौन देगा, तो जिस एसिड का K ज़्यादा होगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एसिड जितना K ज़्यादा होगा तो एसिड का बोलेंगे एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर आपके पास K बढ़ता है तो क्या होता है, एसिडिटी ऑफ एसिड इंक्रीजेस। ठीक है, और वैसे कोई भी अगर आप बेस की बात करो, अगर उसका के बी बढ़ता है, मतलब बेस का के बी, अगर उसका के बी बढ़ेगा तो उस केस में देखो क्या होगा कि जो बेसिसिटी होगा बेस का वो भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बेसिसिटी ऑफ बेस इंक्रीजेस, तो बेस का जो बेसिसिटी होगा वो भी आपका इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अब देखो इसमें समझो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि के ए और के बी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एसिड और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है वो 10⁻⁻14। अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब अगर के ज़्यादा होगा तो फिर के बी ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट है, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। अगर ये वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये वाला वैल्यू कम होगा, और के बी कम होने का मतलब कि अगर एसिड का एसिडिटी बढ़ेगा तो उसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिसिटी कम होगा, अगर एसिड का के कम होगा तो उसके कॉन्जुगेट बेस का बेसिसिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें नीचे लिखो, ये दोनों उल्टे चलते हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो ये वीक। तो इसमें नीचे लिखो एज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड increases, basicity of its conjugate base decreases। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो as basicity of base increases, acidity of its conjugate base decreases। दोनों उल्टे चलते हैं। ठीक है, ये तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक दो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने देखो आप लोगों को लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ एसिडिक और बेसिक ऑर्डर बताए थे, तो कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं।
तो मैंने एक बात कहा था कि लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिटी बढ़ती, मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता है। तो देखो एसिडिटी का ऑर्डर देखो, पहले कुछ एसिडिटी का ऑर्डर देखो, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है। तो क्या होता है एग्जांपल ये देखो, पहले कुछ एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एक ये मैंने लिखवाया था, एक ऑर्डर मैंने बताया था कि HF HCl HBr और HI, और एक बात मैंने कही थी अगर ऑक्सीजन बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बताए थे एसिडिटी के। अगर इनमें अगर बेसिसिटी का ऑर्डर आपको पूछे कोई, मतलब कि इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट कैसे बेस बनेगा, H को निकाल दो, तो क्या होगा, तो देखो जो सबसे वीक एसिड, जो सबसे कमजोर था वहां, उसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग, तो बेस का ऑर्डर उल्टा, यही मैं कह रहा था। जो स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस वीक, जो वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। अब देखो आगे, तो जो सबसे वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, इसमें भी वही सेम। तो देखो क्या होगा, जो सबसे वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, 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 समझ में आ रहा है ये, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस वीक। तो याद रखना है कि एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस पर उल्टे चलते हैं, और उनमें pKa का सम क्या होता है 14। देखो 14 को एक बार फिर से एक बार लिख लो, देखो pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, इनका सब 14 होता है। जिसका रिवर्स भी लिख सकते हो, कैसे, pKb ऑफ बेस प्लस pKa ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, इनका सम 14 होता है। एसिड का कॉन्जुगेट बेस या बेस का कॉन्जुगेट एसिड, दोनों का सम 14। ठीक है ये। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या है इसको अभी समझते हैं, मैं तब तक मार्कर चेंज कर लेता हूं। तो देखो इसको स्टार्ट करने के पहले काफी बार बच्चों को पता रहता है, मतलब काफी बार मतलब कि कुछ बच्चों को, जैसे अगर मान लो 50 बच्चों के क्लासरूम में, 50 बच्चों के क्लासरूम में, तो वहाँ पे 2-4 बच्चों को पता रहता है इनके बारे में कई बार। तो देखो होता यह है कि ये जो टॉपिक है, देखो कहने के लिए तो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट है, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है कहने के लिए। पर अगर उसमें भी सब टॉपिक पूछा जाए, अगर कोई पूछे कि एक टॉपिक बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ये बफर सॉल्यूशन। मतलब एक तो देखो इसको बोलते हैं कि पूरा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका जो हार्ट है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। हार्ट मतलब कि जान, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की जान है आयनिक इक्विलिब्रियम, और उस जान का भी जान है बफर सॉल्यूशन। तो मतलब कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी जो बोल सकते हैं हार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम है बफर सॉल्यूशन। तो आयनिक इक्विलिब्रियम सुन के ही पहला जो टॉपिक स्ट्राइक करता है नॉर्मली जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर बच्चों से पूछो या फिर किसी से भी पूछो आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उनके दिमाग में पहली बात स्ट्राइक करते बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या है कि इस हार्ट का भी हार्ट है। तो मतलब ये क्या है कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब है क्या ये बफर सॉल्यूशन,
कई बार लोगों को इसका मतलब गलत पता होता है, मतलब वही मैंने कहा कुछ बच्चों को पता होता है, उनमें भी सही तो अगर 50 बच्चे का क्लासरूम में तो सही एक ही बच्चे को नॉर्मली पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, 2-4 बच्चों को इसका आइडिया होता है और उनको लेकिन आइडिया भी थोड़ा सा गलत ही होता है। बफर सोल्यूशन है क्या, देखो समझो, पहले मैं समझा रहा हूँ। ये एक सोल्यूशन, मान लो ये एक सोल्यूशन है। लोग कहते हैं कि सर ये एक ऐसा सोल्यूशन है, अगर इसमें एसिड को डाला, मान लो आपने HCl को डाला या आपने बेस को डाला, अब बोलोगे क्या डालना है, कुछ भी, एसिड भी डाल सकते हो, बेस भी डाल सकते हो, आप पूरे फ्री हो। अगर आप बफर सोल्यूशन में एसिड को डालो या फिर बेस को डालो तो डालने के बाद भी इसका pH चेंज नहीं होता है, तो ये बफर सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों को पता रहता है और ये थोड़ा सा गलत है। लोग बोलते हैं कि सर ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें एसिड या बेस को डालने से उस सोल्यूशन का pH चेंज नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा गलत है। आप बोलोगे सर इसमें क्या गलत है, देखो पहली बात तो ऐसा सोल्यूशन बना पाना इम्पॉसिबल है कि उसका pH चेंज ना हो, मतलब कि ऐसा सोल्यूशन आप बना ही नहीं सकते, मतलब बन ही नहीं सकते, ये तो सोचो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अरे भाई सोल्यूशन है, एसिड डालोगे तो pH तो बदलेगा ही बदलेगा ना, ये pH कैसे नहीं बदलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, pH तो बदलेगा ही बदलेगा। फिर देखो है क्या, बफर सोल्यूशन क्या होता है, मतलब मान लो अगर ये पानी होता, वाटर होता, अगर आप इसमें HCl डालते तो हो सकता है pH 7 से आ जाता 2, मान लो, तो pH में बहुत बड़ा चेंज आता, 7 से मान लो 2 आ जाता। बफर सोल्यूशन के केस में क्या होता है, मान लो बफर सोल्यूशन का pH है 5, मान लो एक सोल्यूशन हमने बनाया, कैसे बनेगा वो आगे समझेंगे, पहले इसका डेफिनेशन समझ लो। मान लो हमने एक सोल्यूशन बनाया, इसका pH है 5, इसमें अगर एसिड को डालते हैं तो pH तो देखो चेंज होना ही होना है, रोक तो कोई नहीं सकता, पर चेंज बहुत स्मॉल होगा। मान लो 5 है, एसिड को डाला तो हो सकता है pH 5 से हो जाए 4.9, 4.8। तो बफर सोल्यूशन में क्या होता है, चेंज इन pH वेरी स्मॉल होता है, और ऐसे सोल्यूशन जो होते हैं pH के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। मतलब अगर पानी होता, आप एसिड डालते, मतलब मान लो एसिड, मान लो कुछ अमाउंट है मेरे पास एसिड का, मान लो कुछ अमाउंट है, पानी में मैंने अगर डाला होता तो हो सकता है उसका pH 7 से आ जाता 2, और वहीं पे एक बफर सोल्यूशन, मान लो उसका pH है 5, मैंने उसमें इसको डाला तो उसका pH हो सकता है 5 से सिर्फ 4.8, तो बहुत स्मॉल चेंज, कहाँ 7 से 2 5 का चेंज, और कहाँ 5 से 4.8 सिर्फ 0.2 का चेंज। तो बफर सोल्यूशन क्या होता है, pH के चेंज को रेजिस्ट करता है, pH के चेंज को रोक नहीं पाएगा, देखो होना ही होना है वो, पर बहुत स्मॉल चेंज होगा इसमें। ऐसे सोल्यूशन क्या होते हैं, pH के चेंज को रेजिस्ट करते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली जो pH का चेंज होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक, ये होता है बफर सोल्यूशन। कैसे बनता है, कैसे काम करता है, सब समझेंगे। अरे जब बोल दिया कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आराम से सब कुछ करेंगे। पहले इसमें नीचे लिख लेते हैं क्या है, तो नीचे लिखो बफर सोल्यूशन resist the change in pH, रेजिस्ट करता, मतलब इसको लिख लो अपोज द, लिख लो अपोज द, बफर सोल्यूशन रेजिस्ट द या अपोज द चेंज इन pH when strong acid or strong base is added in this solution। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो it means that pH of buffer solution changes in very small amount when strong acid or strong base is added in a buffer solution। ठीक है, तो इसमें जो pH का जो चेंज होता है बहुत स्मॉल होता है, ये बात को ध्यान रखना है। मतलब जब आप किसी एसिड या बेस को ऐड करते हो तो यहाँ पे जो pH का जो चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, होता है पर बहुत कम। बफर सोल्यूशन नहीं होता तो कुछ और होता तो बहुत बड़ा चेंज होता। बफर सोल्यूशन के केस में चेंजेस बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, बफर सोल्यूशन के लिए पहले कुछ एक पॉइंट लिख लेते हैं। बफर सोल्यूशन जो बनता है तो मतलब जो सोल्यूशन जो होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आगे मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में ही, पर ये पॉइंट लिख लो, लोग भूल जाते। तो इसमें नीचे लिखो
देखो इन बफर सोल्यूशन, मतलब जो देखो सोल्यूशन में एसिड ऐड करो बात की बात है, पर जो सोल्यूशन है, अगर आपने बोला ये बफर सोल्यूशन है, तो इस बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। हाँ, बाहर से ऐड करो बात की बात है वो। अरे हम इस सोल्यूशन के बारे में स्टडी करिए। सोल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पे कुछ डालने पे पीएच का चेंज नहीं होता। तो उस सोल्यूशन में क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। इस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। तो इसमें नीचे लिखो इन बफर सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। इसमें नेक्स्ट आंसर लिखो बफर सोल्यूशन is prepared only by using weak acid and weak base। सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस को ही लेके बनता है बफर सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके नहीं बनता है। क्या होता है, कैसे काम करते हैं उसको समझते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं बफर एक्शन, कि बफर का कैसे एक्शन होता है। एक्शन मतलब पता बफर कैसे एक्ट करेगा, एक्शन। तो देखो क्या है, इसको समझते हैं। एक बात को ध्यान रखना है, बफर सॉल्यूशन जो होगा वो पीएच को चेंज को अपोज करेगा, वो एसिड के लिए भी काम करेगा और बेस के लिए भी काम करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बफर सॉल्यूशन बना दिया, बोल देगा कि सर एसिड के लिए तो काम कर जाएगा पर बेस के लिए नहीं करेगा, वो बफर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। बफर सॉल्यूशन दोनों के लिए ही वर्क करता है। तो देखो क्या होगा, ये एक बफर सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर आप कोई एसिड या बेस को डालोगे, कुछ भी डालो, पीएच का चेंज नहीं होता। सपोज करते हैं मैंने इसमें एसएल को ऐड किया, ठीक है, कैसे काम करेगा ये समझते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते ये है, देखो मैंने पहले से बोला कि बफर सॉल्यूशन के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में सपोज करते हैं हमारे पास एक वीक एसिड प्रेजेंट है और साथ में इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। आप बोल सकते हो वीक एसिड या इसका कॉन्जुगेट बेस या फिर सॉल्ट भी बोल सकते हो, मान लेते हैं इसमें पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो क्या होगा, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। अरे सॉल्यूशन में तो यही होगा ना, वीक एसिड इसका कॉन्जुगेट बेस और H+, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ा था, ली चैटेलर प्रिंसिपल। ली चैटेलर प्रिंसिपल मैंने तब भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बार बार यूज पड़ता रहता है। तो देखो है क्या, अगर आपने इस सॉल्यूशन में एसएल, मतलब देखो ये आपने बोला ये बफर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ये आता है कि बफर सॉल्यूशन पीएच के चेंज को अपोज करता है। तो क्वेश्चन आता है कैसे करेगा भाई, कैसे रोक देगा पीएच के चेंज को, कैसे रोक देगा। मतलब इसने समझ लो कि इसने मतलब एक तरह से मतलब जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको रोक दिया। मतलब इसने कुछ बड़ा काम, मतलब अपोज करके रोक दिया, एसिड को डाला, पीएच नहीं बदला। मतलब सोचो कितना इसने बड़ा काम कर दिया। कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो HCl से क्या बनेगा, H+ और Cl-, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो पता ही होता है कि वो पूरा का पूरा आयनाइज होता है, क्या देगा, H+ देगा, ठीक है। तो अब जैसे ही एसिड से H+ आएगा तो याद करो ली चैटेलर प्रिंसिपल, तो देखो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। अरे H+ ऐड हुआ तो मतलब H+ एसिड से क्या आएगा, H+ आएगा, तो H+ देखो इसका बढ़ गया। जैसे H+ बढ़ेगा ये रिएक्शन तुरंत फटाफट बैकवर्ड जाएगा। जब बैकवर्ड जाएगा तो इससे जो H+ आया था उसका अमाउंट कम हो जाएगा और यहां से तो कुछ आएगा ही आएगा, तो फिर जो पीएच का चेंज होगा वो स्मॉल होगा। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल समझते हैं, आराम से समझो। मान लो ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, इससे सपोज करते ये 10 मॉलिक्यूल बनता है। अरे मान लो ये 10 बना, ये 10, मान लो इसका 10 मॉलिक्यूल बने, ठीक है। आपने HCl को ऐड किया, मतलब HCl से आपने 5 मॉलिक्यूल मतलब 5 H+ ऐड कर दिए। कितने ऐड किए, 5। तो देखो 10 यहाँ पे पहले से थे, 5 आपने और ऐड कर दिए तो वो 15 हो गए। तो जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, तो बैकवर्ड जाएगा तो इसका अमाउंट जो पहले 10 था वो कम होकर हो सकता है वो 6 हो जाए, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो 10 से 6, तो 6 यहाँ से और 5 यहाँ से,
तो कितना होगा 11। तो पहले कितना था 10, अब हुआ 11, तो देखो स्मॉल चेंज। और अगर अभी बैकवर्ड मान लो नहीं जाता तो 10 यहां से और 5 यहां से 15, तो देखो बड़ा चेंज। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, अपने रिएक्शन को बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके क्या होता है, जो H प्लस को जो चेंजेस होते हैं उसको बहुत स्मॉल करता है। अब आपके मन में आ सकता है कि सिर्फ पूरा मतलब 5 क्यों नहीं किया चेंज, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब ये बैकवर्ड जाएगा तो उसका भी वैल्यू चेंज होगा वो, और किसी भी रिएक्शन में के का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। अरे किसी भी रिएक्शन में के का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो अगर ये बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा तो के का वैल्यू फिर आपको देखेगा चेंज हो रहा है, इसीलिए वैसा होता नहीं प्रैक्टिकली। मतलब कि अगर ये 10 है और अगर आपने इसको 5 ऐड किया तो ये 5 बैकवर्ड नहीं जाता है, उससे कम ही जाता है, 3 या 4 ही जाता है ये। अरे के का वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए, अब हम लोग वो नहीं देख रहे कितना जाता है, पर आपको बस समझना है कि क्या होता है। तो आप जैसे ही HCl को ऐड करोगे तो H प्लस ऐड हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड गया, इसने H प्लस का वैल्यू खुद कम कर दिया, यहाँ से H प्लस कम हो गए, थोड़े यहाँ से आ गए, तो मतलब pH का चेंज कम हुआ। मतलब सपोज करो पहले pH अगर आपके पास 3 था तो अब pH आएगा 2.8, स्मॉल चेंज। और अगर ये बैकवर्ड नहीं जाता तो बहुत बड़ा H प्लस का चेंज होता, तो हो सकता है pH 3 से आ जाता 1। तो क्या होता है कि ऐसे केस में रिएक्शन बैकवर्ड जाके क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। समझ में आ रहा होगा ये। अब देखो एक बात को ध्यान रखना है कि जो बफर सॉल्यूशन होता है वो एसिड और बेस दोनों के लिए काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं सिर्फ एसिड के लिए। अब बोलोगे सर बेस के लिए कैसे काम करेगा, ये भी समझते हैं। आप जो भी बफर सॉल्यूशन होगा वो दोनों के लिए वर्क करेगा। सपोज करते हमने इसमें NaOH को ऐड किया, तो NaOH से क्या बनेगा, Na प्लस एंड OH माइनस। जैसे ही OH माइनस आएगा तो देखो OH माइनस क्या होगा, H प्लस से मिलके क्या बना देगा, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर। जैसे ही H प्लस कंज्यूम होगा, अरे OH माइनस इससे मिलकर वाटर बना देगा, तो H प्लस का वैल्यू क्या हो गया है, कम। जैसे प्रोडक्ट कम होगा रिएक्शन फटाफट फॉरवर्ड चला जाएगा। तो जब एसिड ऐड किया तो बैकवर्ड आके एडजस्ट कर लिया, और जब बेस ऐड किया तो फॉरवर्ड जाके ये कंज्यूम कर रहा है तो बोलेगा लो मैंने और बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन pH सेम तो नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड आके जो pH को एडजस्ट कर दे रहा है, इसी को बोलते हैं बफर एक्शन, कि बफर इस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है ये, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें देखो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि बफर के केस में हमेशा एसिड को लेना है, बेस को भी ले सकते हैं, टाइप ऑफ बफर आगे लिखेंगे, पहले इसमें नीचे लिख लेते हैं। तो इसमें नीचे लिखो बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट, और बाय यूजिंग वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ब्रैकेट में लिख लो सॉल्ट। ठीक है, तो मैं इस वाले का बफर सॉल्यूशन, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इस वाले इसको ड्रॉ कर लो, इसको, और नीचे लिखो बफर एक्शन फॉर अबव बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन फॉर अबव बफर सॉल्यूशन। मैं इसके लिए समझा रहा हूं। ठीक है, बाकी कैसे कैसे बफर सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, आगे भी करेंगे। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर इसमें नीचे समझते हैं। लिखो इन दी above buffer solution when acid is added reaction moves backward, so change in pH remains very small, and in the above buffer solution when base is added reaction moves in forward direction and change in pH remains very small. So in both cases when acid and base are added, change in pH is very small because reaction moves in backward and forward direction. तो जो pH का जो चेंज होता है काफी स्मॉल होता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। बच्चे, मैंने बताया कई बार, उनके दिमाग में होता है कि सर बफर सॉल्यूशन में pH का चेंज नहीं होता, वो गलत है। वो
ऐसा कोई कर ही नहीं सकता भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। वो पीएच के चेंज करोगे तो वो इम्पॉसिबल। हाँ स्मॉल आपको लग रहा है कि 4 का चेंज होना चाहिए पीएच का, 4 की जगह हुआ 0.3 का, तो वो कर सकते हो, पर 0 कर दो वो इम्पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसा नहीं होता है, पीएच का चेंज होगा पर स्मॉल होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, 0 नहीं होता है। अब हम लोग इसमें नीचे लिखते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस का टाइप लिखते हैं, कैसे कैसे बनता है, मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक, मतलब एक्चुअल में देखो क्वेश्चन तो जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन वो यही आता है, और स्पेशली 1 और मोर करेक्ट में, मतलब जे एडवांस वालों को 1 और मोर करेक्ट में बहुत ही ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन। 4 दे देंगे सोल्यूशन, पूछेंगे बताओ कौन सा बफर सोल्यूशन, या इंटीजर टाइप में 10 सोल्यूशन लिख देंगे, पूछेंगे बताओ कौन कौन है बफर सोल्यूशन। तो बफर सोल्यूशन को पहले पहचानना सीखेंगे, पहले ये करेंगे, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहले नीचे लिखते हैं टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, ठीक है। ये तो क्या क्या होता है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सॉल्ट बफर। सॉल्ट बफर हाँ कैसे बनता है, क्या बनता है देखते हैं।